ये यूनिट 1 का क्विक रिवीजन मैं करने जा रहा हूँ, जो कि जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन यूनिट 1 के हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे a माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है a माइनस b। कैसे लिखते हैं ये चीज़ आपको जानना चाहिए। तो आप LHS से कोई भी दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हो। तो x बिलोंग्स टू, सपोज करेंगे ये लेट x बिलोंग्स टू, चाहे लेफ्ट लिख लीजिए चाहे राइट लिख लीजिए, मैं लेफ्ट लेके चल रहा हूँ। a इंटरसेक्शन b इज, अब इसका मतलब क्या निकलेगा कि x आपका a में होगा, लेकिन x a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। x does not belongs to a intersection b। अब इसका इंटरप्रिटेशन जब करेंगे आप आगे चल के, तो आपको मिलेगा x belongs to a and x does not belongs to a और x does not belongs to b। क्योंकि देखिए x does not belongs to a और x does not belongs to b इसलिए लिखा जा रहा है कि x आपका a में नहीं है, या फिर x b में नहीं है, या फिर दोनों में नहीं है। तो यहाँ इंटरसेक्शन भले ही है, लेकिन इंटरसेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है और की तरह से, क्योंकि यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू लिखा गया है। अगर बिलोंग्स टू होता तो और नहीं आता, एंड आता। अब आप ये देखिए कि x बिलोंग्स टू a आपको एकदम एक्सप्लिसिटली दिया गया है। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a यहाँ पे लिखा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो जो कि यहाँ पे 100% श्योर है x a के अंदर है, इस नाते इस चीज़ को हम लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि a में भी हो सकता है a में ना हो सकता है b में ना हो। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू ये छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 100% श्योर है x a के अंदर है। तो इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू a माइनस b। इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि LHS इज सबसेट ऑफ RHS। a इंटरसेक्शन b is subset of a minus b, that is RHS। सिमिलरली आप इसकी बात सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली a minus b is subset of a minus a इंटरसेक्शन b। तो ये जो दो चीज़ें आपने प्रूव किया, पहला और दूसरा, ये दो इक्वेशन हो गए। इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप लिख सकते हैं कि a माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a माइनस b। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद जो इसको दूसरे तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं, a माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस b का फार्मूला होता है, a माइनस b का जो फार्मूला होता है वो आपका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यह a इंटरसेक्शन b को आप लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि a माइनस b इज इक्वल टू आपका होता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो उसी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हुए, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये बात भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप डी मॉर्गन लॉ लगा देंगे, तो डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो a इंटरसेक्शन हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के, तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट और यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट।
अब ये चीज़ तो फाई हो गया क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और यूनियन आ जाएगा आपका, ये चीज़ a माइनस बी के इक्वल हो गया, और यूनियन फाई है तो सीधा a माइनस बी आपका आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक जरूर आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जिस तरह। अगला क्वेश्चन, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रूफ जल्दी से कर लेते हैं। तो अगर इसमें इसको प्रूफ करना है तो आप सपोज करेंगे लेट, जो कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेट के सारे प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन सावधानी ये रखनी रहती है कि जो जनरल एलिमेंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने सपोज किया है, यहाँ पे जब जनरल एलिमेंट लेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे अगली लाइन में जब लिखेंगे तो इम्प्लाइज डेट हो जाएगा एक्स, जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट सेट मतलब क्रॉस के पहले जो सिंबल है ए से बिलोंग करेगा, एंड, और क्रॉस यहाँ पे एंड की तरह रिफ्लेक्ट होता है, वाई सेकेंड पार्ट जो रहेगा आपका वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब ये पूरा सेट का फॉर्म हो गया, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहीं पे नहीं है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, और ये ब्रैकेट में रखें, सावधानी यही रखनी है, बी वाई बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी। इंटरसेक्शन भी एंड की तरह से होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। अब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, उसके बाद एंड, ये वाला एंड आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ये वाला एंड y बिलोंग्स टू सी। अब आप ये देखिए, जब ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं तो एंड जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि x कामा वाई बिलोंग्स टू हो जाएगा a क्रॉस b, और आपका एंड है फिर x कामा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c हो जाएगा। इस तरीके से x कामा वाई, अब देखिए यहाँ पे दोनों एक्स वाई सेम है, तो इस नाते अब ये वाला एंड जो है आप इंटरसेक्शन की तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर डिफरेंट रहता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आपके पास रहेगा ऑप्शन, तो ये एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और इस तरीके से आपका LHS जो हो गया वो RHS का सबसेट हो गया। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और सिमिलरली आप अगली लाइन में लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली ए क्रॉस बी मतलब RHS आपका इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दैट इज LHS। इस तरीके से आपका हेंस प्रूफ हो जाएगा, दोनों से इक्वेशन से, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन जो आपका बना है वहाँ से आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब जल्दी से रिलेशन की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। और रिलेशन जैसे मान लीजिए एक रिलेशन आर है, रिलेशन प्रॉपर्टीज, तो रिलेशन प्रॉपर्टीज, तो रिलेशन प्रॉपर्टीज पहले सपोज कर लेंगे कि लेट ए देयर इज ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, ये आप सपोज कर लेंगे शुरू में, क्योंकि इसको बार बार रेफर करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पहली होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या चीज़ होता है कि ए कामा ए जो है वो आपका रिलेशन के अंदर होना चाहिए, वो भी सभी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर ऐसा होल्ड होता है तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा।
रिफ्लेक्सिव के बाद आपका आ जाता है इररिफ्लेक्सिव, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इररिफ्लेक्सिव में आपका रहेगा ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये हमारे रिलेशन के अंदर एक रहना चाहिए, दूसरे में नहीं रहना चाहिए। नॉन रिफ्लेक्सिव आपका जो होता है, नॉन रिफ्लेक्सिव, उसमें क्या है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। मतलब ये हुआ कि आपके रिलेशन के अंदर ना तो सारे ए प्रेजेंट रहेंगे ना ही सारे एब्सेंट रहेंगे। जैसे 1 2 3 अगर आप 3 एलिमेंट ले लीजिए तो 1 1 2 2 3 3 में से कुछ रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे। और उसके बाद सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक में आप देखेंगे कि क्या कंडीशन होता है कि अगर ए कामा बी हमारे रिलेशन के अंदर है, अगर है तब की बात हो रही है, देन ये रहेगा कि बी कामा ए भी हमारे रिलेशन के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे ए कामा बी आपके सेट के अंदर के एलिमेंट हैं। इसके बाद आप देख लीजिए एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक में आपका ए कामा बी अगर रिलेशन के अंदर है, ए कामा बी रिलेशन के अंदर है और बी कामा ए भी रिलेशन के अंदर है, मतलब दोनों रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज करता है कि ए इक्वल टू बी है आपका, और ए बी जो है आपके रिलेशन सेट के अंदर के एलिमेंट है। एसिमेट्रिक में क्या है, एसिमेट्रिक में आपका ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। ये जो दिया गया है ये केवल अलाउ करता है कि ए बी बी सी सी हमारे रिलेशन के अंदर रह सकते हैं, और एसिमेट्रिक जो होता है वो आपका रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो a relation will be hold asymmetric property when it hold irreflexive and antisymmetric both। इसी वजह से क्या कहता है कि ए बी अगर हमारे रिलेशन के अंदर है, ए बी हमारे रिलेशन के अंदर है, ए कामा बी, और जो है इसका मतलब होता है कि बी कामा ए हमारे रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, ये बात कहता है। तो इसी वजह से ए भी नहीं हो पाता, क्योंकि ए का उल्टा जो है वो ए ही बनेगा। इस नाते दोनों पार्ट जिसके इक्वल होते हैं वो हमारे रिलेशन के अंदर नहीं रहेंगे। तो एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के अंदर के बीच में अंतर यही है कि एंटी सिमेट्रिक के अंदर ए अलाउ है, ए टाइप के एलिमेंट, लेकिन एसिमेट्रिक के अंदर नहीं अलाउ है। बाकी यहाँ पे ए बी है अगर रिलेशन के अंदर, तो बी ए नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक में भी और एसिमेट्रिक के अंदर भी। और लास्ट है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि ए बी अगर हमारे रिलेशन के अंदर है और बी सी भी हमारे रिलेशन के अंदर है, बी सी भी हमारे रिलेशन के अंदर है, तो इम्प्लाइज करता है कि ए कामा सी आपका रिलेशन के अंदर होगा, जहाँ पे ए बी सी आपके सेट ए के अंदर के एलिमेंट हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि कितने अलग अलग तरह के रिलेशन बन सकते हैं। जैसे सेट ए के अंदर अगर मान लीजिए कि n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस सेट ए के अंदर n एलिमेंट है, और उस सिचुएशन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस ए, क्योंकि ए का ए में ही रिलेशन है, n स्क्वायर एलिमेंट आएगा। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या कितनी होगी। तो ये 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n आता है, ये आप याद रख लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या n स्क्वायर माइनस n होती है। बाकी इसको कैसे प्रूव करना है सब मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ,
तो मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, तो केवल आपको बस याद रखना है, यही संख्या आपकी इररिफ्लेक्सिव की होगी। क्यों? क्योंकि जो ए वाले ऑर्डर पेयर होते हैं, एक में रिफ्लेक्सिव के अंदर होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव के अंदर नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास एक एक ही है, इसी वजह से बाकी प्रूफ इसका बताया जा चुका है, n स्क्वायर माइनस n। और नॉन रिफ्लेक्सिव की संख्या जो होगी, नॉन रिफ्लेक्सिव की संख्या 2 पे पावर, टोटल रिलेशन जो होते हैं 2 पे पावर n स्क्वायर होते हैं बिना किसी कंडीशन के। तो 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n, ये आपका जो रिफ्लेक्सिव की संख्या है, और इररिफ्लेक्सिव की संख्या दोनों प्लस करके माइनस कर दीजिए, तो आपको नॉन रिफ्लेक्सिव की संख्या मिल जाए, क्योंकि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक की संख्या जो होती है वो आपकी 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n, ये आपका अपान 2, क्योंकि जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनकी संख्या जिनके दोनों पार्ट अलग अलग हैं, वो जस्ट हाफ हो जाता है पैकेट बनने की वजह से। और साथ में ये जो ए टाइप के ऑर्डर पेयर हैं उनके वेरिएशन से 2 पे पावर n का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपका 2 पे पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप एंटी सिमेट्री की संख्या निकालेंगे, तो एंटी में आपका 2 पे पावर, जितना 2 पे पावर, देखिए इसमें 3 ऑप्शन हर पैकेट के लिए होता है, इस नाते 3 पावर बनता है। 3 पे पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, क्योंकि हर एक पैकेट में से कोई एक ही पार्ट रहेगा, इसी नाते दोनों रह नहीं सकते हैं एक साथ, कोई एक रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि एक पैकेट के अंदर 2 पार्ट हैं, तो आपका या तो ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये वाला तो अलाउ ही नहीं है, और या तो ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, या फिर दोनों ही नहीं रहेंगे। तो 3 ऑप्शन हर पैकेट के लिए मिलते हैं। और चूंकि इसमें ए अलाउ होता है, इस नाते वहाँ से वेरिएशन मिल जाता है, तो इस नाते एंटी सिमेट्री की संख्या ये हो जाती है। ए सिमेट्री की संख्या जो है वो ये वाला पार्ट एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि ए टाइप के ऑर्डर पेयर नहीं रहते हैं, तो 3 पे पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 केवल मिलता है आपको। और ट्रांजिटिव की जहाँ तक संख्या की बात है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं, इस नाते कोई फार्मूला नहीं है। बाकी बेल नंबर से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेल नंबर एक रिकरेंस रिलेशन टाइप का है, वो मैं वीडियो बना के आपको समझा चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद हम आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्लोजर, क्योंकि इधर इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्लोजर, तो इस पे क्वेश्चन इधर अक्सर पूछा जा रहा है, इस नाते इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें रिलेशन जो है r इक्वल टू 1 1 1 2 2 3 3 1, ये रिलेशन के अंदर 3 ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। अगर बाय द वे इसका आपको रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैलकुलेट करना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव क्लोजर मैं शॉर्टकट में आर से लिख रहा हूँ, विल बी इक्वल टू आर यूनियन डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू, कि ये सेट ए इक्वल टू 1 2 3 पे बेस्ड ऑन है, तो डेल्टा तुरंत आप इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा विल बी इक्वल टू 1 1 2 2, जो मतलब मैंडेटरीली होता है कि हमारे रिलेशन के अंदर होना चाहिए, इनके दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये होगा। और आप आर ऑलरेडी दिया गया है, तो इसके इन तीनों के साथ यूनियन कर देंगे, तो 1 2 2 3 और 3 1, और आपका जो आपने डेल्टा कैलकुलेट किया है वो भी आप साथ में लिख देंगे, क्योंकि यूनियन कर रहे हैं 1 1 2 2 3 3। अगर मान लीजिए कि इसमें से 1 1 2 2 3 3 में से कोई एक भी आर के अंदर, एक दो होता आर के अंदर, या सभी होते, तो ऐसा नहीं कि उसको 2 बार लिखेंगे,
बस ये रहेगा कि इंश्योर हो जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अगर मान लीजिए 1122 यहाँ पे पहले से ही होता तो आप इसमें दो बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते, क्योंकि यूनियन वाला कॉन्सेप्ट आप रिटेन रखेंगे। इसी तरह से सिमेट्रिक क्लोजर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिमेट्रिक क्लोजर होता है आर यूनियन आर का इनवर्स। तो आर अगर आपका ये सिमेट्रिक क्लोजर कैलकुलेट करने मतलब ये कि आप ये जब कैलकुलेट कर लेंगे तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो आर आपका है 1 2 2 3 3 1 और आर इनवर्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो जस्ट ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर दीजिए। 1 2 का रिवर्स हो जाएगा 2 1, 2 3 का रिवर्स हो जाएगा 3 2 और 3 1 का हो जाएगा 1 3। अब ये यूनियन करने पे गारंटी हो गया कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अब होल्ड करेगा। तो 1 2 बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। 3 1 और 2 1 3 2 और 1 3। तो ये आपका सिमेट्रिक क्लोजर हो गया। अब इसके बाद हम आपको ट्रांजिटिव क्लोजर के बारे में ट्रांजिटिव क्लोजर समझते हैं। सेम क्वेश्चन पे आपका 1 2 3 दिया गया था सेट, और जो है उस पे रिलेशन में 1 2 2 3 3 1 था। तो देखिए ये वार्सल एल्गोरिथम है, वार्सल एल्गोरिथम, और वार्सल एल्गोरिथम में क्या होता है, जितना सेट में एलिमेंट है उतना ही इटरेशन चलता है। तो पहले तो सेट रिलेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो देखिए वो एलिमेंट जो आपका है 1 2 3 है, जिसमें कॉलम हेडर का भी नाम 1 2 3 रहेगा, रो हेडर का भी नाम 1 2 3 ही रहेगा। तो 1 2 है आप में, यानी कि 1 1 नहीं है तो 0 आएगा, 1 2 के नीचे 1 आएगा, 1 3 नहीं है इस नाते वहाँ भी 0 आएगा, 2 2 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 है, 3 1 है, 3 2 और 3 3 नहीं है, तो उन जगहों पे 1 आ गया। पहला इटरेशन जो करेंगे C1 क्रॉस R1 करेंगे। अच्छा, सी कॉलम पहले क्यों आता है, क्योंकि देखिए जैसे यही है, अगर 2 2 आप देखेंगे तो 1 2 और 2 3 है, तो कॉलम से ही आपको ट्रेस करना रहता है, कॉलम से ट्रेस करके रो से मैच कराते हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑर्डर पे जो 1 2 लिखा गया है उसका कॉलम के नीचे 2 होगा, तभी 1 2 बना हुआ है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एक तरीके से 1 2 है, 1 2 का प्लेस। तो कॉलम कॉलम और रो, ये इसी नाते सी क्रॉस आर किया जाता है। तो C1 R1 जो आपका लिखा गया है वो आपका आएगा C1 में। देखिए आपको कहाँ कहाँ 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है यहाँ पे, तो 1 किसको एड्रेस कर रहा है, 3 को एड्रेस कर रहा है। तो 3 को एड्रेस कर रहा है, इसमें C1 की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद ऐसे ही R1 देखेंगे तो R1 में 1 यहाँ पे है, और 1 किसको एड्रेस कर रहा है, 2 को एड्रेस कर रहा है, तो यहाँ से 2 पिक करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका एक नया ऑर्डर पेयर 3 2। 3 2 जो ऑर्डर पेयर मिला नया, इसको हम चाहे आपके रिलेशन के अंदर पहले से है कि है या नहीं है, अगर पहले से होगा तो अपडेट करने पता नहीं चलेगा, और अगर क्या नाम है नहीं होगा तो अपडेट होके दिखेगा। तो ऐड करते हैं उसको, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 0 और 0 0 1, और 3 2 का प्लेस आपका ये है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, बाकी एज इट जैसे था वैसे था। अब आप इटरेशन करेंगे C2 क्रॉस R2। तो C2 में आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे 1 है और किस एलिमेंट को एड्रेस कर रहा है। दो जगहों पे 1 है, एड्रेस ये वाला 1 एड्रेस कर रहा है 1 को, और ये वाला एड्रेस कर रहा है 3 को। तो C2 की वैल्यू हो गई 1 3। ऐसे ही R2 में देखेंगे तो R2 में देखिए केवल 1 यहाँ पे किसको एड्रेस कर रहा है, 3 को एड्रेस कर रहा है, 3। तो यहाँ से दो ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा 1 3 और दूसरा मिलेगा आपको 3 3। ये 3 3 आप अपडेट 1 3 और 3 3 नए मैट्रिक्स में अपडेट कर देंगे, तो आपको ये MR जो मिल जाएगा वो हो जाएगा 0 0 0 1। और देखिए 1 3 है तो 1 3 का प्लेस ये है, 1 3 हो गया। उसके बाद 0 0 1
और 1 1 और 3 3 है, तो 3 3 का प्लेस ये है। अब आप लास्ट इटरेशन C3 R3 करेंगे, तो C3 R3 में आप देखिए C3 में भी कॉलम 3 में भी सभी जगह पर 1 है और R3 में भी सभी जगह पर 1 है, तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है सारे ऑर्डर पेयर अब जितने भी पॉसिबल 9 ऑर्डर पेयर हैं सभी के सभी मिल जाएंगे। मैं सब लिख नहीं रहा हूँ, 1 1 से शुरू होगा, 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो 3 3 तक सारे ऑर्डर पेयर मिल गए। अब ये सारे जब मिल गए तो सभी जगहों पे मैट्रिक्स जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा आपका EMR वो हो जाएगा, सभी जगहों पे 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये आपका जो मैट्रिक्स बना, ये अब आप ट्रांजिटिव क्लोजर होने की वजह से ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अब होल्ड कर रही है। नेक्स्ट हम आपको अब बताने जा रहे हैं ये मैक्सिमल मिनिमल ये सब रिवाइज करा दें आपका। तो मैं अब आपको बताऊंगा मैक्सिमल मिनिमल जितने भी 8 आपके टर्म्स हैं उन सबको आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इस एग्जांपल में, और एक एक करके। अब देखिए पोसेट किस पे बेस्ड ऑन ये है, पोसेट किसको कहते हैं, एक पोसेट का फुल फॉर्म है पार्शियल ऑर्डर सेट, यानी कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है और सेट दोनों को एक साथ अगर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट P है और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का जनरल सिंबल जो होता है ये होता है, और इस सिंबल की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में डिवाइड साइन, कहीं सबसेट, कहीं कुछ और भी हो सकता है। तो जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, इसे इस क्वेश्चन में आपका डिवाइड साइन लिया गया है। तो पोसेट होने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड करनी होती है। पोसेट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हैश डायग्राम कहलाता है। तो सबसे पहले हम हैश डायग्राम बनाएंगे। हैश डायग्राम में देखिए आपको देखना रहता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबको प्रीसीड, जो जिसको कोई प्रीसीड नहीं कर रहा है या फिर जिसको सब के सब सक्सीड कर रहा है। तो आप देखिए ये डिवाइड साइन पे है, 1 आपका हो जाएगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर है, तो 1 आपका लोवेस्ट लेवल पे बन जाएगा। 1 का इमीडिएट सक्सेसर आप पता करिए, 1 का इमीडिएट सक्सेसर प्राइम नंबर होंगे 2 3, क्योंकि डिवाइड साइन है तो ज़्यादा आसान है, तो ये 2 3 अगले लेवल पे प्लेस हो जाएंगे। मतलब 2 3 जो है वो उसको प्रीसीड करने वाला सिर्फ 1 है, तो इसी वजह से 2 3 इमीडिएट सक्सेसर हो गया 1 का। अब उसके बाद इसके ऊपर जो है 2 के ऊपर देखिए क्या बनेगा, क्योंकि 2 को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा 4 को और 6 को, मतलब सिर्फ जो है 2 से ही डिवाइड होगा 4 6, या 2 के लेवल पे जो एलिमेंट है उनसे सिर्फ डिवाइड होगा, कहने का मतलब ये है। तो 4 आपका यहाँ पे बन गया और 6 जो है भी 6 भी यहाँ पे आप बना दीजिए, और 6 जो कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसी नाते मतलब 2 के लेवल के एलिमेंट से सिर्फ डिवाइड हो रहा है। नीचे के लेवल के एलिमेंट को देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी ही, जो बचे हुए एलिमेंट है उसमें केवल देखना रहता है। उसके बाद 9 को देखिए, तो 9 जो हो जाएगा आपका यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि 9 भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 यहाँ बन गया। उसके बाद अब आप देखेंगे 12 जो हो जाएगा, 12 आपका 4 और 6 दोनों से डिवाइड होगा, तो 12 यहाँ बन गया। 18 आपका देखिए 18 यहाँ पे बना दे रहे हैं, क्योंकि 18 आपका 9 और 18 आपका यहाँ पे बन जाएगा। 18 चूँकि डिवाइड हो जाएगा, तो 18 आपका जो है बना देते हैं, 18 आपका डिवाइड होगा 9 से और 6 से, तो 9 और 6 से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद बचता है आपका 36, तो 36 सबसे ऊपर बन जाएगा, और इस तरह से हर डायग्राम आपका बन गया। अब यहाँ पे जो है आप देखिए कि मैक्सिमल एलिमेंट की बात हम करते हैं, तो मैक्सिमल एलिमेंट वो होता है जिसको कोई सक्सीड ना कर रहा हो, सीधी सी बात है। प्रीसीड सक्सीड की भाषा में आप बता सकते हैं, लेकिन सक्सीड सबसे बेहतर रहेगा, जिसको कोई सक्सीड ना कर रहा हो। तो यहाँ पे 36 आपका मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा, तो 36 से
और एक से अधिक मैक्सिमल एलिमेंट मिल सकते हैं। जैसे अगर आपका इस तरह का डायग्राम हो, अगर इस तरह का डायग्राम हो तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, सब जगहों पे एलिमेंट है। तो यहाँ पे दो दो मैक्सिमम मिल जाएंगे और दो दो मिनिमल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट मैक्सिमल मिलेगा। मिनिमल इसी तरीके से आपका हो जाएगा, मिनिमल आपका यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 1, क्योंकि मिनिमल उसको कहते हैं जिसको कोई प्रीसीड ना कर रहा हो। जैसे यहाँ पे अगर देखते तो इन दोनों को प्रीसीड करने वाला कोई नहीं है, तो इस वजह से दो दो मिनिमल आपके हो जाएंगे। और मैक्सिमल मिनिमल, अच्छा मैक्सिमल मिनिमल आप सेट में लिखें कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक से अधिक होते हैं, सेट की तरह से बनता है। मैक्सिमल मिनिमल के बाद आपका जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट, जब मैक्सिमल मिनिमल एक एक मिलते हैं तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट जो होता है एग्जिस्ट तभी करता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट और लीस्ट एक ही एलिमेंट होता है। तो ग्रेटेस्ट 36 हो जाएगा और लीस्ट आपका 1 हो जाएगा। एक से अधिक, जैसे इस सिचुएशन में ग्रेटेस्ट नहीं लीस्ट ना रहेगा ना ग्रेटेस्ट रहेगा। जब एक से अधिक मैक्सिमल और मिनिमल मिलेंगे तो ग्रेटेस्ट लीस्ट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और उसके बाद आपका आता है अपर बाउंड। अपर बाउंड जो होता है वो एक सबसेट का कंप्यूट होता है। अपर बाउंड या लोअर बाउंड ये किसी सबसेट का कंप्यूट होता है। इसी तरीके से आपका LUV लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये भी किसी सबसेट का कंप्यूट होता है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम 6 और 18 एक सबसेट ले लें, 6 18 एक सबसेट ले लें और इसके अगर अपर बाउंड की बात करें तो देखिए इंडिविजुअली आप सोचिए कि 6 का अपर बाउंड कौन होगा, 18 का अपर बाउंड कौन होगा। फिर दोनों में जो कॉमन आएगा वो 6 18 का हो जाएगा। यानी 6 को सक्सीड कौन कौन कर रहा है, तो 6 को सक्सीड एक तो खुद करेगा और 18 भी करेगा, 12 भी करेगा, 36 भी करेगा। लेकिन 18 को सक्सीड 18 करेगा और 36 करेगा। तो जहाँ पे हम डार्क कर रहे हैं वही 6 18 में कॉमन आएगा। तो इसका अपर बाउंड जो हो जाएगा 6 18 का आपका 18 और 36 ये अपर बाउंड हो जाएगा। अब इस अपर बाउंड में आप कंप्यूट करेंगे कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा। तो 1836 के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे रिलेट हो, सबसे उसका रिलेशन हो, ये ध्यान देना है। ये नहीं कि आप नंबर देख के छोटा बड़ा देख के देख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 18 और 36, क्योंकि 18 36 को इजीली डिवाइड कर देगा, तो जो भी एलिमेंट इसके अंदर प्रीसीड करेगा सारे एलिमेंट को वही आपका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो लीस्ट अपर बाउंड LUV आप जैसे लिखते हैं कैसे, LUV आप 6, 18 इज इक्वल टू आपका 18 आ जाएगा। तो LUV कैसे कंप्यूट होता है, अपर बाउंड कैसे कंप्यूट होता है वो आपको समझ में आ गया। अब लोअर बाउंड की बात करें तो 6 18 का लोअर बाउंड क्या होगा। 6 को प्रीसीड करने वाला कौन कौन है, एक तो 6 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 1 है। लेकिन 18 को प्रीसीड करने वाला कौन है, 18 खुद, 9 भी है और 6 भी है। तो 9 चूँकि 18 के सिर्फ आ रहा है, लेकिन 6 जो है 6 का भी था 18 का भी था, तो 6 हो गया। और उसी में आपका 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 1 भी आएगा। तो दोनों को कॉमन कंसेंट बना अपर बाउंड लोअर बाउंड में, लोअर बाउंड ऑफ 6, 18 उसमें आपका कॉमन कंसेंट दोनों के हिसाब से जो बना 6 1 2 3 6 पे बना। अब ये देखेंगे कौन सा ऐसा इसमें एलिमेंट है जो सबको प्रीसीड कर रहा है, यानी कि उसका सबसे रिलेशन होना अनिवार्य है। ये नहीं कि आप नंबर देख के तुरंत बोल देंगे। तो 1 देखिए, जाहिर सी बात है 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सबको, सॉरी 1 जो है आपका सबको प्रीसीड कर रहा है, लेकिन प्रीसीड नहीं देखना है हमें, चूंकि GLB कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो सबको सक्सीड कर रहा है, यानी 6 जो है वो सबसे बाकी सबसे डिवाइड हो जाएगा।
तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 इटसेल्फ से तो डिवाइड होगा ही। तो GLB आपका यहाँ पे आ जाएगा 618 का केवल 6। एक ही ग्रेटेस्ट है तो सुपरलेटिव वर्ड है, एक ही आंसर में एक ही करेक्टर मिलेगा। ऐसे ही लीस्ट भी सुपरलेटिव वर्ड है, इस वजह से एक ही करेक्टर आपको मिलेगा और एक ही नंबर मिलेगा या एक ही एलिमेंट मिलेगा। करेक्टर से कंफ्यूज मत होइएगा कि 18 के अंदर 2 करेक्टर है, उससे नहीं कंफ्यूज होना है, मतलब एक ही कोई वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हम GLB, LUB ये सब अपर बाउंड ये सब कंप्यूट कर सकते हैं। हम आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है आपका, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन वो आपका ऐसा रिलेशन होता है जो एक साथ तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करे। कौन कौन सा प्रॉपर्टी है वो याद होना चाहिए। RST याद रखिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो जैसे पोसेट के अंदर रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव था, वैसे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। और जब भी ऐसा कोई डिफिनीशन पूछता है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में भी आपको बताना रहेगा। लेकिन इसमें हम बेसिकली आपको क्लास के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन आ गया R इक्वल टू आपका दिया गया है रिलेशन 1-2 ऑर्डर पेयर है, 2-1 ऑर्डर पेयर है और फिर 1-1 ऑर्डर पेयर है और 2-2 ऑर्डर पेयर है, फिर 3-3 है, 4-4 है। अब ये सेट लिखा हो या ना लिखा हो ये समझ में आ जाएगा कि 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है सेट पे जिस पे रिलेशन डिफाइन है। तो अब यहाँ पे जितने एलिमेंट होते हैं उतने क्लास बनते हैं। तो क्लास 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ऐसे क्लास 2 भी लिखा जाएगा, ऐसे क्लास 3 भी लिखा जाएगा, ऐसे ही क्लास 4 लिखा जाएगा, क्योंकि 4 एलिमेंट है। तो आप ये देखेंगे कि 1 किससे किससे रिलेटेड है या 1 से कौन कौन रिलेटेड है। एक तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड ही हो रहा तो 1 से रिलेटेड होगा ही। तो जो जिसका क्लास बनाएंगे वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। फिर 1 का 2 से रिलेशन है या 2 का 1 से है, वही सिमेट्रिक है तो 1 2 2 1 दोनों साथ ही होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर आपका इसमें और भी कोई एलिमेंट दिख नहीं रहा है, तो अब आप 2 का भी देखेंगे तो 1 2 उसमें भी आएगा। अब ये इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये हुआ कि 1 और 2 ये दोनों जो हैं सेम इक्विवेलेंट एलिमेंट एक तरीके से हो जाएंगे। तो 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है, इसी वजह से। तो 2 का भी अगर आप क्लास कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, यहाँ पे उसमें आ गया। 3 देखिए केवल 3 से रिलेटेड है, तो इसके क्लास में केवल 3 आया। और 4 भी इसी तरीके से 4 की क्लास में केवल 4 आया। तो इस तरह से हम क्लास कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कैसे स्टेप लिखना रहता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं छोटा सा न्यूमेरिकल। मान लीजिए आपको दिया गया है कि z प्लस और डिवाइड साइन एक आपका पोसेट है, इसको प्रूव करना है। तो पोसेट प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव में आप कैसे लिखते हैं इस चीज़ को बस जानिए कि कोई भी इंटीजर आप लेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब जेड प्लस हो या रेशनल नंबर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या नॉर्मली इंटीजर हो, एक्स डिवाइड एक्स, कोई भी इंटीजर अपने आप को डिवाइड कर देगा, हेंस एक्स आर एक्स हो जाएगा। ये एक्स कामा एक्स हमारे रिलेशन के अंदर होगा। जस्टिफिकेशन कैसे लिखा जाता है वो चीज़ आप लर्न करिए। फिर ऐसे एंटी सिमेट्रिक अगर आप प्रूव करेंगे तो एंटी सिमेट्रिक के लिए आपको अगर मान लीजिए एक्स आर वाई दिया गया है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा कि एक्स वाई को डिवाइड करता है, एक्स वाई को डिवाइड करता है। या फिर इसको आप और मान लीजिए कि वाई एंड वाई आर एक्स दिया गया है, दोनों रहेगा तभी तो वाई एक्स को डिवाइड करेगा। ये कब संभव है, ये तब संभव है जब आपका एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल हो। तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका एंटी सिमेट्रिक है, जहाँ पे एक्स वाई आपका जेड के अंदर का एलिमेंट है, जेड प्लस के अंदर का एलिमेंट है।
वाई एक्स भी वाई को डिवाइड कर रहा है, वाई भी एक्स को डिवाइड कर रहा है। ऐसा कब संभव है? जब एक्स और वाई आपस में इक्वल हो। तो इसका मतलब हो जाएगा कि रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक है, हेंस आर इज एंटी सिमेट्रिक। फिर ऐसे ही ट्रांसटिव की बात आप करेंगे, तो ट्रांसटिव की बात करने के लिए आपको 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक्स कामा वाई या एक्स आर वाई सिंपली लिख देते हैं, एंड वाई आर जेड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इम्प्लाइज करेगा कि एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है एंड वाई जेड को डिवाइड कर रहा है। तो अगर एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है तो आप चाहें तो और अच्छे से लिख सकते हैं, y इक्वल टू के एक्स होगा एंड z इक्वल टू यल वाई, मतलब एक इंटीजर ले लिए हैं जहाँ पे k और z जो है, k और यल इंटीजर है, क्योंकि डिवाइड अगर कर रहा है तो इंटीजर होगा निश्चित तौर पे, उसके टाइम्स कुछ आएगा। तो z इक्वल टू आप लिख सकते हैं फाइनली z इक्वल टू, क्योंकि देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू के एक्स है, तो यल के एक्स हो जाएगा। तो यल के भी आपका इंटीजर ही होगा, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स जेड को डिवाइड कर रहा है, हेंस आपका ट्रांसटिव हो गया, या इम्प्लाइज दैट एक्स आर जेड हो गया। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, एंटीसिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसटिव हो गया। इस नाते आपका रिलेशन जो है वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, या यह चीज़ जो दी गई है क्वेश्चन में वो पोसेट है। इसके बाद जो है क्वेश्चन हम आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पे भी करा देते। तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आर इक्वल टू आपका लिया गया है एक्स वाई, जहाँ पे एक्स और वाई ये इंटीजर हैं और एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6। हालांकि 6 हो 7 हो या कोई भी इंटीजर हो, इवन डेट कोई के वगैरह भी लिख दे तो कोई भी दिक्कत नहीं उससे है, डिविजिबल बाई 6। ऐसा क्वेश्चन है आपका, तो कई बार ये पूछा गया है। तो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपको प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड करानी रहेगी। तो रिफ्लेक्सिव अगर आप प्रूव करते हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 दैट इज डिविजिबल बाई 6, दैट इज डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। और 6 क्या कोई भी इंटीजर हो, इवन डेट के भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हेंस हो जाएगा एक्स इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आप लिख देंगे आगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो कैसे वहाँ लिखना है ये चीज़ फ्लुएंटली आप लिख लें, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो जानते ही हैं, बहुत आसान है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड। अगर आपका देखिए एक्स रिलेटेड टू वाई है तो ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6 होगा, ये आगे लिख लीजिएगा, इज डिविजिबल बाई 6। तो अगर एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6 है तो वाई माइनस एक्स भी आपका डिविजिबल बाई 6 होगा, ये आगे लिख लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा y इज रिलेटेड टू एक्स, यानी कि आर इज आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ट्रांजिटिव आप प्रूफ करेंगे। तो ट्रांजिटिव में अगर आप देखेंगे कि एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, क्या इम्प्लाइज करेगा, इम्प्लाइज करेगा कि एक्स माइनस वाई इज एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 6। ये आगे इज डिविजिबल बाई 6 आप लिखेंगे। फिर कोई भी दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी होता है डिविजिबल। तो इस नाते एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। तो फाइनली आ जाएगा एक्स माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स आर जेड, हेंस आर इज ट्रांजिटिव आल्सो, हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन।